जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हास ज्ञान सिविल सर्विसेज में। बोल रहा है कि हम लोग 3 चैप्टर समाप्त करते हैं दोस्तों दिल्ली के सुल्तान के बारे में। अब 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मुगल साम्राज्य के बारे में। बोल रहा है कि यहाँ पे मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों की संस्कृतियाँ में इतनी अधिक विभिन्नता हो, शासन कर पाना अत्यधिक कठिन था। बोल रहा है पूर्वजों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह पूरा कार्य को पूरा किया। तो एक साम्राज्य का यहाँ स्थापना हो रहा है मुगल साम्राज्य का, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो बहुत बड़ा राज्य इनका बन गया था। और उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे थे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल साम्राज्य के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो फिलहाल अभी स्वतंत्रता दिवस तो खत्म ही हुआ है 2 दिन पहले। तो बोल रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को पता है कि लाल किला पर ही झंडा फहराया जाता है। तो ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही स्थापना इसकी करवाई गई थी, तो उस पर ही अपना राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये लाल किला का फिगर दे रहा है, यही है दोस्तों, देखिए लाल किला। तो यहीं पे झंडा का समतोलन होता है। ये लाल किला का निर्माण जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही करवाया गया था, मुगलों के द्वारा, ठीक है ना। खास करके मुगल 2 शासक वंशों के वंशज हैं। माता की ओर से वे मंगोल शासक और चंदेल खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान और इशाक की वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर के वंश के थे। तो माता की ओर से चंदेल खान और पिता की ओर से तैमूर की जो है इनको ये वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल और मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेल खान से जुड़ी संस्कृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्जैनों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। तो इन्होंने चंगेल होने का जो है मतलब पसंद नहीं किया है, क्योंकि उनमें जो सैकड़े व्यक्ति के नरसंहार इससे संबंधित था। इसीलिए इन्होंने मतलब चंदेल खां को जो है अस्वीकार किया और तैमूर होने पर इन्होंने गर्व महसूस किया। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसने महान पूर्वज थे। उसके इस महान पूर्वज ने 1398 में जो क्या किया था कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने इसको महान समझता था तैमूर को, और इसको भी स्वीकार किया है। तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। तो यहाँ पे एक लघु चित्र दिया गया है तैमूर का, ठीक है ना। बोल रहा है कि लघु चित्र जो 1702 से 1712 के बीच है। मध्य में तैमूर है और इसके दाहिने इसके पुत्र और मिराह शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर के लकड़ दादा रहा था। सोच लीजिए, इसको लकड़ दादा। उसके बाद अबू शाह बाबर के दादा रहे हैं, और उसके तैमूर की दाईं ओर जो सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा हैं और उम खां बाबर के पिता हैं। और तैमूर की दाहिनी और तीसरी ओर तो चौथे और 5वें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर और अकबर और शाहजहाँ है। इसकी दाईं और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब भी हैं। तो मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा यहाँ पे देखिए मतलब लाइन से हैं कि इधर परदादा होगा, फिर दादा होगा, फिर पापा, फिर बेटा, ऐसे कर करके यहाँ पे इसको बैठाया गया था और एक चित्र बनाया गया। और बीच में क्या है, कौन है, तैमूर राजवंश है। देख लीजिए, तैमूर वंश का तैमूर है। इस तरह से इसको चित्र को इसमें दिखाया गया है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शित चित्र बनवाकर किया है। तो वंशावली का प्रदर्शन जो ऐसे चित्र बनवाकर उन्होंने किया है। प्रत्येक मुगल शासक में तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था, और जो तैमूर और मुगलों के तस्वीर को प्रस्तुत करना है। मुगल का सैन्य अभियान क्या था। प्रथम मुगल शासक बाबर जो 1536 से 1530 तक मतलब 4 वर्ष से शासन किया। जब 1494 में फरहान राज का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। इन्होंने फरहान राज का उत्तराधिकारी थे 1494 में। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो जिस समय उत्तराधिकारी बने थे उस समय सिर्फ 12 वर्ष के ही थे। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी, और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1506 में काबुल पर इन्होंने कब्जा किया, और फिर 1526 में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा किया। तो इन्होंने फिर 1526 ईस्वी में क्या किया कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, तो इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया और फिर इन्होंने कब्जा कर लिया 1526 में। बोल रहा है मुगलों के सैन्य अभियानों में को दिखाया गया। यह ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ पाते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। तो अफगान जो थे मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे, और
मुगलों और अहोम, जिसको हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे, और सिक्का। ये सब दोस्तों आगे के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बोल रहा है सफादीन ईरान से अकबर और हुमायूं को संबंध का उत्तर, यहाँ पे उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए आप लोग। वो सैन्य अभियान, यही दोस्तों देख लीजिए, सैन्य अभियान यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। अध्याय चित्र ये 3 था, यहाँ पे चित्र 4 दिया है। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलीबारी का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो तोप और गोलीबारी का पहली बार प्रयोग हुआ था पानीपत के मतलब पानीपत की लड़ाई में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, गोले और बारूबाली का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी, और आग्नेय शास्त्रियों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन के प्रदेश में ही किया गया। इसका आरंभ 16वीं सदी के बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसको? गोलाबारी और तोप का। और यहाँ पे भी तालिका दिया है, जिसमें देखिए महबून अभियान और घटनाएँ हैं। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं आया। तो देखिए बाबर ने क्या किया, बाबर ने कुल 4 साल शासन किया, 1526 से लेकर के 1530 तक। उन्होंने क्या कि 1526 में पानीपत में क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया था, जिससे उसके अफगान के समर्थक को हरा दिया, इब्राहिम लोदी को हराया। फिर उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा और राणा सांगा को हराया। फिर उसके बाद 1528 में तुरंत चंदेल को भी जो है हराया, और 1528 में चंदेल राजपूत को इन्होंने हराया था। तो चंदेल का युद्ध हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा के मुगल नियंत्रण को भी स्थापित किया था। तो 3 साल दोस्तों बाबर लगातार लड़ता है, देख लीजिए। 1526 में पानीपत का युद्ध, और 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेल का युद्ध, और तीनों को हराया भी। उसके बाद हुमायूं आता है 1530 में। तो 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायूं रहता है। फिर और 1555 से लेकर के 1556 भी जो हुमायूं वापस रहता है। हुमायूं ने अपने पहले शासनकाल के दौरान कराया 1530 के से 40 के दौरान, मतलब अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। तो उन्होंने वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा करता है। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई कौन था? मिर्जा कामरान। और महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ जाता है, और शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार हराया। तो दोस्तों फीका पड़ जाता है अपने प्रतिद्वंदी के पास इन्होंने, ये हुमायूं, और शेरशाह से 2 बार हार जाता है। 1539 में और चौसा में हारा, और 1540 में कनौज में हार जाता है, और फिर 1540 में गद्दी छोड़ भी देता है, और भाग करके कहाँ चल जाता था? ईरान चल गया है, ठीक है ना। इन्होंने भागने के लिए इसको बाध्य कर दिया गया। 1540 में भाग करके फिर जो है ईरान चला जाता है। कौन? हुमायूं, शेरशाह सूरी से हार करके। अब ईरान में हुमायूं ने फसाविद शाह से मदद ली थी। तो ईरान में जब गया ये, तो इसको मन में तो बदला लेने की आह जल ही रही है। तो दोस्तों ये बदला लेगा। फिर ये जो ईरान में ये मदद लेता है सफाविद से, और मदद लेने के बाद उन्होंने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, और परंतु अगले वर्ष इस शासन में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1555 से 56 तक रहता है। फिर घटना के दौरान इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। पुनः इन्होंने दिल्ली पर जो है कब्जा तो कर लिया था हुमायूं ने। उसके बाद फिर अकबर आता है 1526 में। तो 13 वर्ष की आयु में ही अकबर सम्राट बन जाता है। बहुत कम आयु है इनकी। तो इसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। पहले 1556 से 1570 के बीच में, फिर 1570 से 85, फिर 85 से 605। तो कैसे कैसे शासन किया अकबर ने? बोल रहा है कि 1556 से 1570 के मध्य अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारी को स्वतंत्र हो गया। तो क्या किया कि अकबर बहुत छोटा था, 13 वर्ष की उम्र में ही था। तो इसको क्या किया अकबर ने? अपने संरक्षक था इसको एक बैरम खां, तो इससे इसका राज्य जो है स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों, तटवर्ती राज्यों, मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेली भाई जो है मिर्जा हाकिम था के उज्जैनों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। 1588 में सिसोइयों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर का कब्जा इन्होंने किया था। तो 1568 में चित्तौड़ पर और 1570 में रणथंभौर पर इन्होंने कब्जा किया। कौन? अकबर ने। अब बोल रहा है कि 1570 से 1585 के बीच कैसे किया? तो 70 से 85 के बीच इन्होंने क्या किया? गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया, और इस सैनिक अभियान के पश्चात इन्होंने पूर्व बंगाल को, मतलब बिहार को, बंगाल को, उड़ीसा को भी अभियान चलाया और उसको जीता भी। बोल रहा है कि 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। तो इनके सौतेले भाई थे कौन? मिर्जा हाकिम। तो उसके पक्ष में जो विद्रोही थे और इन अभियान को जो है जटिल कर देते थे। और बोल रहा 1585 से 1606 के मध्य जब शासन इन्होंने किया, तो
तो उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया था और सफ़ेविदों को हरा करके कंधार पर कब्जा किया था। देख रहे हैं सफ़ाविद को भी इन्होंने हरा दिया, जबकि सफ़ाविदों की सहायता किसने लिया था? हुमायूं ने सफ़ाविद की ही तो सहायता लेकर के पुनः 1555 में दोबारा से दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया था, ठीक है ना, जो शेरशाह सूरी से हार गया था। तो फिर भी इन्होंने हराया सफ़ाविद को, ठीक है ना, और अफ़गानिस्तान के कंधार पर भी कब्जा कर लिया है, और कश्मीर को भी। तो यहाँ पे दोस्तों 1585 या 1516 के मध्य अगर देखें तो इन्होंने इस तरह से शासन किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। इन्होंने अफ़गानिस्तान पर जो है कंधार को अपने कब्जे में किया, फिर कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया था। मिर्ज़ा हाकिम जब वहाँ पे मर जाता है तो काबुल को भी उन्होंने अपने राज में मिलाया और दक्कन के अभियान की शुरुआत की। फिर दक्कन के भी अभियान में गया, फिर बरार हो गया, खानदेन अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज में इन्होंने मिलाया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर ने सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई थी। तो कौन था? राजकुमार सलीम के कारण, इसके भी ही राजकुमार थे सलीम, उसके कारण इनकी सत्ता जो है मतलब गड़बड़ा गई और फिर सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो सलीम ही इनको हरा दिया, समीर ही इसके राजकुमार था, इसलिए इनको धोखा दिया, फिर आगे चल के जहांगीर बन जाता है वही। तो देखिए 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर का शासनकाल चलता है। फिर जहांगीर ने अकबर के अंश सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता है और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुंगेलों से सेवा स्वीकार की और इसके बाद सीख, आमोद और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया था, जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ था। अभियान तो चलाया लेकिन पूर्णतः से इन्होंने सफल नहीं हुआ इसका अभियान जहांगीर का। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया और शाहजहां अपनी पत्नी नूरजहां और शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहे। तो फिर दोस्तों देखिए, जिस तरह से सलीम शाहजहां बन गया, उसी तरह से इसके शासनकाल में भी एक राजकुमार था खुर्रम, तो खुर्रम ही फिर जा करके शाहजहां बन जाता है, ठीक है ना। और तो शाहजहां जो 1627 से 1658 तक शासन करता है। फिर तो दक्कन के शाहजहां का अभियान जारी रहा और अफ़गानिस्तान अभिजात खान जहाज लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेली को हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा के लिए उजमेरों के विरुद्ध अभियान किया, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार फवाविदों के हाथों में चला गया। तो कंधार वापस से शाहजहां के काल में जो है फवाविद के हाथ में चला जाता है, अकबर ने जिसको अपने राज में मिला लिया था। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज मिल गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। 1557-58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो गया और औरंगजेब की जो है विजय हो जाती है और दारा शिकागो समेत कई तीनों भाइयों को मौत का घाट उतार दिया। कौन? औरंगजेब ने। और फिर उसके बाद दोस्तों शाहजहां को भी उन्होंने जो है शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया और औरंगजेब जो है खुद राजा बन जाता है। औरंगजेब ने 1558 से 1707 तक शासन किया है। तो 1563 में उत्तर पूर्व में अहोमों के पराजित हुए, परंतु उन्होंने 1580 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली थी। मावाड़ के राठौर राजपूतों को मुगल के खिलाफ विद्रोह किया और उसके कारण उसके आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों पर मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान का प्रारंभ में सफल रहे उन्होंने, और फिर परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान भी चलाया था। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और जिसमें उसने मराठों और दक्कनों के सल्तनत का उपयोग किया। अंततः वह साफिद ईरान भाग गया। और दूसरा में अगर हम बात करें तो अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1585 में बीजा और 1587 में गोलकुंड के मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। और 1658 में औरंगजेब ने दक्कन मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे और विरुद्ध अभियान का प्रबंधन भी स्वयं किया। और औरंगजेब ने को उत्तर भारत में सिख, जाट और सवानियों, उत्तर पूर्व के अहोमों और दक्कन के मराठी विद्रोह सामना करना पड़ा था। और उसकी मृत्यु के पश्चात
उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध शुरू हो गया था। तो इन्होंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं मतलब नियुक्त किया और नहीं किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त ही नहीं किया था। तो फिर इसके मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए जो है लड़ाई शुरू हो गया था। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अकबर का शासन कब था? 1605 में। इसके बारे में दिखाया गया कैसे कैसे यहाँ पे इसका जो है अकबर अपने आप को कैसे कहाँ कहाँ तक विकसित कर लिया था। देख लीजिए, इधर काबुल, कंधार वगैरह सारा चीज़ जो है जीत लिया था। ठीक है ना। लाहौर, पंजाब, पानीपत, सिंध, ये सब जीत लिया था। पटना, बंगाल, इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, अकबर, पानीपत, कश्मीर, श्रीनगर, सारा चीज़ इन्होंने जीता था। बोल रहा है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। तो मुगल क्या करते कि ज्येष्ठा अधिकार मतलब जो बड़े हैं वही शासन करें, ऐसा विश्वास नहीं था इन्होंने। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारियों में वे सहदयाल के मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों को गौर कीजिए। तो गौर करने को बोल रहा है। राजपूतों के साथ मुगलों की सदियों के बारे में बोला। जहांगीर की अगर माँ की बात करें तो कछवा की राजकुमारी थी वह अंबर मतलब वर्तमान को जयपुर जो है वहाँ की राजपूत शासक की जो है पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमार के से थी, वह मारवा के राजपूत की शासक की पुत्री थी। तो शाहजहाँ की और जहांगीर के माँ के बारे में दे रहा है। मुगलों के अन्य शासकों के संबंध क्या था? मुगलों का जो अन्य शासक के साथ कैसा संबंध था? आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने से अपने पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, किंतु कईयों ने विरोध भी किया है। तो इस तरह से उनका शासन था। मेवाड़ के सियासियों सोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, परंतु जब वे हार गए थे तो मुगलों को अपने साथ सामान्य व्यवहार किया और उन्हें जागीर मतलब वतन जागीर और वापसी भी कर दिया था। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत ने अपने शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इन संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार तालिका 1 को देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उसका जो है अपमान कर दिया था। ठीक है ना। बोल रहा है कि मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे? तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना शुरू कर दिया था। तो शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की के थे मतलब तुरानी के थे, लेकिन अब इस छोटे छोटे समूह के साथ उन्होंने शासन वर्ग में ईरानी और भारतीय, मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह कौन थे? मनसबदार थे। तो मनसबदार किसको कहते थे? तो जो नौकरशाह में नियुक्त किए जाते थे समूह में, ठीक है ना, उसको। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत तथा पद नहीं मिलता था। वह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। तो मनसबदार जो था श्रेणी व्यवस्था एक प्रकार का था, समूह व्यवस्था था जिसको कोई सरकारी पद नहीं दिया गया था। इसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। तो मतलब जात की संख्या कितनी है उस पर ही निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, इसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जात जिसका अधिक है उसका वेतन ज़्यादा मिलेगा। इधर देखिए जात की श्रेणियों के बारे में दिया है। बोल रहा है कि 5000 वाले जात, जैसे 5000 जात वाले अभिजात को दर्जा 1000 वाले जात वाले अभिजात से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदार की संख्या 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि राज का खर्चा बढ़ गया होगा? तो ज़रूर बढ़ गया होगा। जो लोग सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब उतना ही घोड़ा उन लोगों को रखने को मतलब नियंत्रित किया जाता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षित के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़े के तब दलों में सैनिकों के पंजीकरण करवाते थे। कार्रवाइयों के बाद ही उनके सैनिकों को वेतन देने का धन मिलता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे और तकरीबन इक्ताओं को समान थी। ये इक्ताओं के समान ही थी, इनको भूमि दिया जाता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे। वो न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर में केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, मतलब सिर्फ कर वसूल सकते थे उस ज़मीन से।
यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, वो खुद भी नहीं करते थे, उनका नौकर जो है उन पर से कर एकत्रित करते थे जो जमीन मिलता था। जबकि वे समय देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, मतलब वो नौकरी किसी अन्य भाग में जो करते रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता ताकि इसका राजस्व मनसवार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति जो है बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन बहुत कम था। मनसबदार की संख्या में भी जो है अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारणों से किसान को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो जैसे जैसे जागीर जो बढ़ते चले गए थे तो इसलिए वहाँ पे इसके वेतन वगैरह में भी जो है कमी आना शुरू हो गया था। अपने शहरों के साथ एक साल मनसवार अभियान है, देखिए मनसवार अभियान ये है। और बोल रहा है शाहजहाँ के राज्यकाल में एक लघु चित्र के ब्यौरा यहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते थे और एक ही अधिकारी गरीब राज्यों को सजा देते थे। देख लीजिए जी यहाँ पे मतलब रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। तो जहांगीर के शासनकाल के बारे में शाहजहाँ के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में भ्रष्टाचार है। बोल रहा है जब्त और जमींदार क्या थे। मुगलों की जो आमदनी थी प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, मतलब कर ही था। और बोल अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया और स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व लेते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली साम्राज्य हो, मुगल एक ही जमींदार का प्रयोग करते थे। अंदर में अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि को सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इस आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक में हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो एक इसका राजस्व मंत्री था अकबर का, जिसको टोडरमल कहते थे। टोडरमल ने क्या किया कि 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की जो पैदावार थी उस पर जो है इसका सर्वेक्षण किया और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग राजस्व होगा, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग कर होगा, इसका दोस्तों सूची बनाया। मतलब राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ की मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसको इस तरह की जो व्यवस्था थी उसको जब्त कर देते। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। तो मतलब इतना जमींदार शक्तिशाली हो गए थे कि वह राजा के ही विरोध कर देते थे। तो कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह को मुगल साम्राज्य के अस्तित्व में चुनौती दी गई थी। आइए आईन अकबरी के बारे में कुछ दे रहा है, जिसका अकबरनामा और आईन अकबरी। बोल रहे अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल उसका मित्र था और मतलब दरबारी भी था, किसको, अकबर को। तो उसको आदेश दिया कि हमारे शासनकाल के बारे में तुम इतिहास लिखो। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहला जिल्द में अकबर के पूर्वज का भी मतलब बयान है कि अकबर के पूर्वज कौन कौन थे, और दूसरा में अकबर के शासनकाल का घटना है, और तीसरा में जिस आईन अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने और सैन्य राजस्व के साम्राज्य भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसके समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियाँ का विस्तृत अध्ययन मिलता है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार के चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरियों और राजस्व की संख्या का विवरण भी मिलता है। तो किस में मिलता है दोस्तों, ये मिलता है आईन अकबरी में, जो अकबरनामा का तीसरा जो है जिल्द है। और 2 जिल्द पहले जो है अकबर के शासनकाल के है दूसरा, और पहला जो है उसके पूर्वज के बारे में है। और लिखा किसके द्वारा गया, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बोल रहे अकबर की नीतियाँ क्या थी। नज़दीक से नजर डालें, प्रशासक के मुख्य अभिलक्षण अकबर से निर्धारित किए थे। उसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांत में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता, मतलब सूबा वही प्रांत में बटा हुआ था कई अलग अलग प्रांतों में। और सूबा के जो प्रशासक थे जो उसको नियंत्रित करते थे, प्रशासन करते वहाँ पे, उसको सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। बोल रहा है प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिन्हें दिनाब कहा जाता था, और कानून
और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सदर, धर्मार्थ। तो दोस्तों उसको सूबेदारी को क्या था, सूबेदार को कि सैनिक भी वो संभालते थे, सैनिक पद भी और राजस्व भी, तो उनके लिए उसको सहायता की जरूरत होती थी अन्य मंत्री की। तो एक वेतनाधिकारी, सैनिक वेतनाधिकारी बख्शी थे, वो उनकी सहायता प्रदान होता था। फिर सदर जो धार्मिक और धर्मांत के लिए थे उनको, फिर फौजनाथ जैसे सेना नायक होते थे, कोतवाल, इसके अधिकारी का जो है, इन सारे अधिकारी का सहयोग उनको प्राप्त होता था। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। तो मेहरुन्निसा का विवाह जहांगीर से हुआ था 1611 में। उसने नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अधिक वफादार रहती और उसको समय समय पर सहयोग देती रहती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। उसमें एक और उसने समय के खिताब उत्तीर्ण किया, दूसरी ओर यह बाग रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो दोस्तों देखिए, नूरजहां के सम्मान में नूरजहां को एक खिताब मिला, ठीक है। तो नूरजहां का खिताब मिला, तो उसने जो है उसकी खुशी में एक सिक्का चलवाया। कौन? जहांगीर ने। तो जहांगीर उसका पति था और वो अपने पति के प्रति जो है नूरजहां काफ़ी वफादार रहती थी, तो इसके लिए उन्होंने एक सिक्का चलवाया था, ठीक है ना। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फयान है और चौकोर मोहर बताती है, उदार और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। तो गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के वर्तमान में महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग के सर्वोत्तम महान महिला बने, ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ पे लिखा गया था। बोल रहा है अकबर के अभिजात और बड़ी संख्या के संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बुने बुन लिए और साम्राज्य के प्रति उसकी वफादारी होने के निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। किसके बारे में बोल रहा है? सूबेदार के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है 1570 में अकबर में फतेहपुर सीकरी में, दोस्तों अकबर में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, तो उसने उलेमा, महाबी, ब्राह्मण और दूसरे पादरियों और दुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू हुई है। यह चर्चाएं इबादत खाना में हुई है। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति के रिवाज में था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि वे विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते थे। मताधनता क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। मताधनता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि वह बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार लिया जाएगा। तो मतलब जो हम कहेंगे वो बिल्कुल तरह से अपने ऊपर स्वीकार लेगा और उस पर कोई जो है वहाँ पे किसी भी तरह से वहाँ पे ठुकराए उसको नहीं जाएगा, तो उसको कहते हैं महादत्त। तो उस पर जो है बल देते थे कौन? अकबर। वे अक्सर कट्टर होते थे। इसकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजक और असमंजस पैदा करती थी। बोल रहा है कि यह अनुभव अकबर को सुलह, एक कुल और सर्वत्र शांति के विचार ले गए और विचारे सहिष्णुता से यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर नहीं करती थी, अपितु इस केंद्र बिंदु में नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, उसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था, ठीक है ना। अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो अकबर की इस नीति ने शाहजहां ने अपनाया, फिर जो है जहांगीर ने भी अपनाया था। इधर तो हम लोग पढ़ चुके। फिर यहाँ पे चित्र में इबादत खाना में जो होता है, विद्वान के साथ चर्चा हुआ था, उसको चित्र यहाँ पे दे रहा है इबादत खाना का। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है सुलह एक कुल का बारे में कुछ दे रहा है। और एक यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं साइड में क्या दिया। अकबर के कई संस्कृत ग्रंथों में फारसी अनुवाद के कार्य के लेखन करवाए। उसके उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना और अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में एक इन्होंने बनवाया था मकतबखाना और फिर अनुवाद ब्यूरो भी बनवाया। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लिखित संस्कृत अर्थों के अनुवाद कार्य के लिए भी इनको चुना गया। और रजनामा का महाभारत का फारसी अनुवाद में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन भी वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अकबर की सुलह एक कुल की नीति उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। जहांगीर क्या कहते हैं उसके बारे में
ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे और उसके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति का सिद्धांत का पालन करता था। तो मतलब ये नहीं करा कि एक ही विचार धर्म पर जोर दो, ये करा है कि मतलब अच्छे विचार सभी का जगह वहाँ पे था। और यहाँ तक कि उसके शिया सुन्नी दोनों का जगह था मस्जिद में, और ईसाई यहूदी दोनों एक ही जगह पर गिरजा प्रार्थना करते थे, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। अब 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात जो मुगल साम्राज्य है उसके बारे में बोल रहा है। ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, अब थोड़ा सा होगा तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, बस एक ही पेज तो है, अब हम लोग पढ़कर ख़त्म ही कर देते हैं इस चैप्टर को। बोल रहा है मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानी में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। बोल रहा है कि मतलब जो किस्से कहानी में धनी देश मिलते वैसा धनी देश बताया, लेकिन फिर इनको जब दरिद्रता का पता चला, दरिद्रता देखे तो विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती है। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष दस्तावेज से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे, ठीक है ना। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% समय उसके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो इस तरह का वहाँ पे दरिद्रता थी। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं में लगा देते थे। तो वेतन और वस्तु देने में बहुत सारा जो है आय लगा देते थे। इन खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। उनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, तो राजस्व इतना मतलब अधिक था वहाँ पे। और वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी सोच नहीं सकते थे। तो मतलब अपने बिजनेस करने के लिए, अपने औजार बनाने के लिए, अपने वस्तुओं में निवेश करने के लिए भी वो नहीं सोच सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगल के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में वे अधिक शक्तिशाली हो गए। तो यही कारण था कि कुलीन वंश जो है अंतिम आते आते ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता में शक्तिशाली केंद्र में बन गए थे। इनमें से कुछ ऐसे नए वंश स्थापित हुए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांत में अपना नियंत्रण जो है जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे। और बोल रहा है कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तुमको पढ़ना है आगे के अध्याय में। आप दोस्तों यहाँ पे एक अन्यत्र है, उसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और अन्यत्र के बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी में मुगलों ने लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनके ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल थे। तो ऑटोमन तुर्की से आपको पता होगा, और उसके सुल्तान कौन थे? सुलेमान। इन्होंने 1520 से 1566 तक शासन किया था। उसके राजा में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया था। उसके फौजों ने बगदाद और इराक भी हाथिया लिया था। मोरक्को तक दक्षिणी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानती थी। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का भी गठन किया था। भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी थी। सम्राट में अल कानूनी का खिताब दिया गया। कोई सम्राट को जो है इस सुलेमान को क्या किया गया? विधि निर्माता मतलब अल कानूनी का खिताब भी दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बहुत बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इस नियम कानून का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों को से मतलब बचाया जा सके, उसको कर ना चुकाना पड़े। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी काल का आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के इन समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। इंग्लैंड की
शासक थी रानी एलिजाबेथ, जो 1558 से 1603 तक शासन की थी। और ईरान के फजाविद शासक थे शाह अब्बाब, जिसने 1558 से लेकर के 1629 तक शासन किया था। और इसमें कहीं और विवादास्पद रूपी शासक थे जार इलाम चतुर्थ बेसिल ए वेची, जिसने 1530 से 1584 तक शासन किया था, जो इवान टेरिबम के नाम से भी विख्यात है। तो ये सारे जो है मुगल के समकालीन राजा ही थे, तो इनको बारे में हम लोगों को पता लगाने के बारे में बोल रहा है। अब ये शासक यहीं पे जो है चैप्टर ख़त्म होता है। अब तो अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। बीज ये सब कुछ जो है मतलब जैसे शब्द दे रहा था वैसे ही शब्द यहाँ पे दिया गया है, जिसके बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। मन, शब्दार और जागीर में अंतर पूछा है। मुगल सल्तनत के अधीन आने वाले केंद्रीय सत्ता कौन थे, उसके बारे में पूछ रहा है। और मुगल शासन में जमींदार की भूमिका क्या थी, उसके बारे में भी पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपके पास होगा, आप इसको दे दीजिएगा। और अब हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।